हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन प्लेटोनिक। आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म्स। तो हम देखेंगे कि क्या ज़रूरत है रिफॉर्म्स की, क्यों ज़रूरत है रिफॉर्म्स की, और ये रिफॉर्म्स लाने के में चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, कौन विरोध कर रहा है रिफॉर्म्स लाने का। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये कि जब इंडिया यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप क्लेम करता है तो उसके पीछे क्या सब्सटेंस देता है। ये सब इश्यूज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। ऑल्सो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मेंस का एक आंसर जो इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ होगा, एंड यू गाइज आर सपोज टू रिस्पॉन्ड टू अस, रीच आउट टू अस ऑन टेलीग्राम अपने आंसर के साथ, एंड फॉर अ लिमिटेड टाइम वी आर ऑफरिंग फ्री इवेल्युएशन ऑफ द आंसर्स दैट यू सेंड अस। तो वो क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में आपको मिलेगा। चलिए पहले इशू को समझते हैं, इसलिए आज इशू को इतने अच्छे से समझना कि आप वो आंसर लिख पाओ। चलिए बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी, जब भी दुनिया में कोई भी बड़ी इशू होता है, चाहे वो कोविड क्राइसिस हो, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो, हमेशा निगाहें ये रहती हैं कि यूएन का इस पर क्या पर्सपेक्टिव है, यूएन ने क्या एक्शन लिया। सभी देश मिलकर यूएन में अपने पर्सपेक्टिव्स रखते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस रिप्रेजेंट करता है लिबरल मॉडल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी टू इंश्योर पीस, एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन हिस्ट्री में जिसे आज तक क्रिएट किया गया हो। इसी का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, 6 ऑर्गन्स हैं, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूएन के, और उनमें से एक प्रोमिनेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। बहुत पावर है इस ऑर्गन के पास। क्यों? क्योंकि इसके पास मैंडेट बड़ा है। मैंडेट क्या है कि आपको इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करके रखनी है। तो ये मेंटेन करने के लिए यू हैव द पावर ऑफ कमिंग आउट विद बाइंडिंग रेजोल्यूशंस। ठीक है, सो दिस इज द पावर ऑफ यूएनएससी। अब इस यूएनएससी की मेंबरशिप देखते हैं। 15 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 5 परमानेंट मेंबर हैं जिन्हें हम P5 के नाम से जानते हैं, और जो बाकी 10 हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 2 साल की टर्म के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। इंडिया 8 बार इलेक्ट हो चुका है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी। बात करते हैं कि क्या फ़र्क है परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स में। जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास एक स्पेशल पावर होती है जिसे हम कहते हैं वीटो होल्डिंग पावर। यानी जब भी यूएनएससी में डिसीजन लिया जाएगा, कोई भी फैसला लिया जाएगा, कोई रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, अगर P5 में से कोई एक भी मेंबर उस रेजोल्यूशन पर अपनी असहमति बताता है, असहमति दर्ज कराता है, तो उस फैसले को वहीं रोक दिया जाएगा। इतनी शक्ति होती है वीटो पावर में। इसलिए इंडिया चाह रहा है कि उसको भी परमानेंट मेंबर बनाया जाए, एंड ऑल्सो इट शोज कि कितनी ग्लोबल पावर है उस इन मेंबर्स की, इन 5 कंट्रीज की। चलिए, ये 5 परमानेंट मेंबर्स कौन है हम सबको मालूम है। यूएसए है, रशिया है, फ्रांस है, चाइना है, और यूनाइटेड किंगडम यूके है। इंडिया 8 टाइम्स यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं कि क्यों ज़रूरत है रिफॉर्म्स की। देखिए, जो अभी यूएनएससी का कंपोजिशन है, जो मैंने आपको बताया कि 5 परमानेंट मेंबर्स जो हैं, इट रिफ्लेक्ट्स द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ 1945। दुनिया में जितनी पावर 1945 ईयर में जितनी पावर जिन कंट्रीज़ के पास थी, उस हिसाब से ये बनाए हुए हैं P5। तो फिलहाल यूके उतनी बड़ी पावर नहीं है जितनी बड़ी पावर वो 1945 में था, बट स्टिल इट इज़ अ मेंबर ऑफ P5। बट देन देर आर अदर कंट्रीज जिन्होंने ओवर टाइम बहुत ग्रो किया है, जैसे इंडिया है, राइट, एंड दिस इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ P5। सो इट शोज दैट द करंट कंपोजिशन ऑफ यूएनएससी इज रिफ्लेक्टिंग द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ 1945। जियोपॉलिटिकल रियलिटीज को नहीं दिखा रहे। अभी तो इतनी अलग अलग पावर्स राइज करें, इंडिया है, ब्राज़ील है, राइट, सो दे आर नॉट, जापान इज देयर, जर्मनी इज देयर, they are not part of UNSC, but UK continues to be a part, right? अच्छा, फिर हम बात करें कि रिफॉर्म्स की क्यों ज़रूरत है। हाँ, तो एक तो ये है कि भाई जो आज की रियलिटीज़ हैं आप उन्हें दिखाइए। देन लैक ऑफ एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। अफ्रीका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट 54 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है, बट कोई उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है यूएनएससी में। यूरोपियन बायस बहुत ज़्यादा है। P5 में 3 मेंबर्स हैं जो यूरोप से हैं, यूके है, फ्रांस है, रशिया है।
लेटिन अमेरिका, कैरेबियन ग्रुप्स, अरब्स, अफ्रीका का कोई मेंबर नहीं है। तो ये कितनी चौंकाने वाली बातें हैं कि एक ऐसी बॉडी है जो अपने आप को क्लेम कर रही है कि हम दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट देन दुनिया के एक मेजर हिस्से की तो उसमें कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। वेस्टर्न बायस है यूएनएससी में, चाइना अकेला एशियन कंट्री है अमंग द P5, सो देयर इज वेस्टर्न बायस। देन फंक्शनिंग इन द मोस्ट नॉन ट्रांसपेरेंट एंड नॉन कंसल्टेटिव वे, एकदम ओपेक तरीके से फंक्शनिंग है यूएनएससी की। इंपॉर्टेंट कंट्रीज जैसे इंडिया, जर्मनी, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, जापान, they are not represented in the UNSC, which is really shocking as per the current realities. अगर आप current geopolitical realities देखेंगे, so even with the this G20 summit, we can see that how India has grown as a power, but it still is not a part of the permanent members in UNSC. एंड ऑल्सो देर इज मिसयूज ऑफ वीटो पावर। जब जब भी यूएनएससी ने कोशिश की नॉर्थ कोरिया पर वीटो लगाने की, तो चाइना और रशिया, नॉर्थ कोरिया के खिलाफ रेजोल्यूशंस लाने की, तो चाइना एंड रशिया स्टूड इन फेवर ऑफ नॉर्थ कोरिया और उन्होंने वीटो पावर का एक तरीके से मिसयूज किया। ठीक है, हम उसे मिसयूज कह सकते हैं, वो अपने तरीके से उसे किसी भी डिप्लोमेटिक वे में जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत बार होता है कि एक मेंबर वीटो लगा देता है और उसकी वजह से पूरा जो यूएनएससी का आइडिया होता है वो वहीं रुक जाता है। इसको हम सेल्फ चूजन क्लब ऑफ प्रिविलेज्ड भी बोलते हैं कि अपने आप को चूज करके बैठ गए हैं एंड दे आर प्रिविलेज्ड, दे आर क्लेमिंग प्रिविलेजेस एंड नॉन डेमोक्रेटिक भी है ये। देन इवन विद इन P5 ऐसा नहीं है कि कंसेंसस है उनमें आपस में, एक है वो यूनिटी है, नहीं, देयर इज जियोपॉलिटिकल राइवलरी। कितने इश्यूज पे हमें चाइना और रशिया एक साइड खड़े नजर आते हैं और जो बाकी कंट्रीज हैं यूके, फ्रांस और यूएस वो एक साइड नजर आते हैं। तो यहाँ पे आपको P2 वर्सेस P3 नजर आता है, P5 भी अपने आप में यूनाइटेड नहीं है, राइट। Then members clashing interests, they hamper the council's capacity to respond to significant conflicts. देखिए, सीरिया सिविल वॉर में कुछ खास नहीं कर पाया यूएनएससी, रशिया यूक्रेन वॉर में कुछ खास नहीं कर पा रहा है, कोविड-19 पेंडेमिक में कुछ खास नहीं कर पाया, ऑल बिकॉज ऑफ द क्लैशिंग इंटरेस्ट ऑफ दीज P5 मेंबर्स। सो हम देख सकते हैं कि यूएनएससी जिसको इतना बड़ा मैंडेट मिला, उसका काम हैम्पर हो जाता है, उसके जो वो एक्शंस लेना चाहता है वो रुक जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस वीटो पावर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ, अब आप इस चीज को देखिए, ये जो मैप है, जो ग्राफ है, ये आपको असलियत दिखाएगा। 1945 में टोटल जो मेंबर्स थे पर आपके यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में, वो थे 51 कंट्रीज वर मेंबर ऑफ इट, जिसमें से 11 आपके यूएनएससी के मेंबर्स थे। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल की यूएनएससी की सीट्स थी 11 एंड देयर वर 5 परमानेंट मेंबर्स। 1965 में ये मेंबर्स हो जाते हैं 118। यहाँ पे यूएनएससी की सीट्स बढ़ती हैं, 15 हो जाती हैं, बट यहाँ पर कोई चेंज नहीं देखने को मिलता है। बात करते हैं 2020 की, रेदर आज की भी आप बात कर लें, 193 मेंबर्स इन यूएन, बट इट रिमेन्स 15 एंड दुख की बात ये है इट रिमेन्स 5। ठीक है, सो इट इज शॉकिंग कि यहाँ पर आपकी मेंबरशिप जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, बट परमानेंट मेंबर्स आपके वही रह रहे हैं। तो आप उसी पुरानी रियलिटीज़ को ही दिखा रहे हो, करंट रियलिटीज़ को एकोमोडेट नहीं कर रहे हो। चलिए, क्या चैलेंजेस हैं? अगर रिफॉर्म सारी दुनिया में ऑलमोस्ट एक कंसेंसस तो है कि रिफॉर्म्स होने चाहिए, बट चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? देखिए, अगर रिफॉर्म्स लेकर आने हैं तो यूएन के चार्टर में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, कर देंगे अमेंडमेंट, पर अमेंडमेंट इतना आसान नहीं है। 2/3 मेजॉरिटी का कंसेंसस चाहिए in the UNSC as well as in the General Assembly. Now this is a difficult task to achieve. Also P5 members are not ready to relinquish their power. Who wants to share the power, right? And as Hans Morgenthau said that major powers always prioritize their national interest over collective efforts. ठीक है, तो पावर शेयरिंग, डेमोक्रेसी, ये सिर्फ कहने की बातें रह जाती हैं। पावर शेयरिंग में असल में P5 दे डोंट बिलीव, ठीक है, दे आर नॉट एंथुजियास्टिक अबाउट शेयरिंग देयर पावर विद द न्यू मेंबर्स। तो इसके लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं दैट दे हैव बीन हिस्टोरिकली नॉन एंथुजियास्टिक, दे हैव नॉट शोन हैप्पीनेस अबाउट शेयरिंग पावर। जो अनकंडीशनल वीटो है 5 मेंबर्स के पास जो है, इट हैज़ बीन सीन एज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ यूएन, right? And then major also, okay, we have seen this now.
ओपोजिशन, इंडिया इज ओपोज्ड बाय चाइना एंड पाकिस्तान। अब ये है कि जो कंट्रीज जैसे दिस इज अ ग्रुप ऑफ 4, इंडिया, जापान, जर्मनी एंड ब्राजील, they are saying that we four have grown enough and we should be part of the permanent, we should get a permanent seat at UNSC, right? But there is opposition to each one of them. इंडिया को अपोज करता है कौन? चाइना एंड पाकिस्तान। नाउ चाइना इज अ मेंबर ऑफ P5, इसका ओपोजिशन मैटर करता है। जापान को कौन अपोज करता है? चाइना अपोज कर रहा है, इट इज अगेन चाइना अगेन P5 मेंबर। ब्राजील इज अपोज बाय अर्जेंटीना and Germany is opposed by Italy. So there is opposition, और इतना बड़ा कि they have formed a consensus, they have formed a umbrella for consensus, which means that they are opposing the entry of these 4 countries in the UNSC as permanent members. So क्या नाम है उसका? यूनाइटेड फॉर कंसेंसस, कॉफी क्लब का नाम बोलते हैं इसको। यहाँ से प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन बन सकता है कि कॉफी क्लब में कौन कंट्रीज हैं। सो दीज कंट्रीज आर देयर, अर्जेंटीना इज देयर, इटली इज देयर, पाकिस्तान इज देयर, विच आर ओपोजिंग द एंट्री ऑफ G4 into UNSC's permanent membership. He has been instrumental in holding back reforms to the UNSC. पहली बात तो जो P5 हैं दे आर नॉट वेरी एंथुजियास्टिक, और दूसरी बात कि ओपोजिशन भी है। नेक्स्ट, अब एक इम्पोर्टेंट इशू इंडिया के पर्सपेक्टिव से कि इंडिया को UNSC की परमानेंट मेंबरशिप क्यों मिलनी चाहिए? व्हाई डू वी क्लेम फॉर दिस मेंबरशिप? India is a home to 18% of the world's population, and it is not justified that 18% of the world's population remains unrepresented in the UNSC, right? So we need a permanent membership. We claim a permanent membership in UNSC. Also, we are a democracy, so our democratic credentials are very strong. Next, fifth, we are the largest democracy, right? देन इकोनॉमी के टर्म्स में देख लीजिए, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अगर आप नॉमिनल टर्म्स में देख रहे हैं, PPP टर्म्स में देखेंगे तो हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, विच इज अ बिग थिंग, राइट? राइजिंग मिलिट्री पावर है, वी आर द 4th, इंडिया हैज बीन रैंक्ड 4th इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, विच मीन्स ठीक है वी आर बिहाइंड US, रशिया एंड चाइना, दीज 3 आर द मेंबर्स ऑफ P5, बट वी आर अहेड ऑफ UK एंड फ्रांस। सो UK एंड फ्रांस आर मेंबर्स ऑफ P5, but India is not, which is ahead of them in the military power. This is unjustified. Next, जब भी इंटरनेशनल अफेयर्स में कोई भी इशू है तो इंडिया का स्टैंड आप देखिए, हमेशा एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड दिखेगा। हमने NAM इन्वेंट किया, ठीक है, स्पेशली इन द टाइम्स व्हेन द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू 2 poles. So we did not choose to align to any pole, but we represented the developing world through a third way, that is NAM, middle path. Panchsheel, we stand for mutual respect for sovereignty. And then disarmament, India has always stood for nuclear disarmament, but that should be in a democratic manner. There should be no haves and have-nots. Then decolonization, Africa के decolonization में India has played a big role. Now, responsible power, India has a long history of being a pacifist nation. We have never invaded any neighboring country. So we are a responsible power when it comes to respecting others' territorial autonomy. Responsible nuclear power भी है. We are a nuclear power, but because of our circumstances, then we follow the no first use doctrine. India for 8 times it has been a non-permanent member of UNSC. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है 8th time also we secured 184 out of the 192 votes, which means that there is a broad acceptance all over the world that India should get permanent membership in UNSC. India's leadership role has been recognized all over the world. We are emerging as a voice for the global south. We are the ones who are connecting the global north and the global south, the developed world and the developing world. India has participated in 49 peacekeeping missions. UNSC के जो peacekeeping missions होते हैं, आप देखिए कि 49 peacekeeping missions में हमने participate किया है, sending more than 2 lakh troops. Now this is a big thing any nation can ever do. So these are the reasons that India rightly claims for a permanent membership in UNSC. Then India enjoys the backing of major powers including 4 permanent members. China को छोड़ दिया जाए तो other 4 permanent members are very much in favor of India being
a permanent member in UNSC. And those of African Union, Latin America, Middle East, all of them have supported India's claim. India's COVID helping gesture. अब आप एक चीज देखिए, पूरी दुनिया जब वैक्सीन प्रोटेक्शनिज्म फॉलो कर रही थी, एवरीबडी वॉज लुकिंग इनवर्ड, इंडिया हेल्प द वर्ल्ड थ्रू वैक्सीन मैथ्री. विद UN विच इज पोलराइज्ड बिटवीन P2 एंड P3, एक न्यूट्रल कंट्री की जरूरत है, एंड इंडिया हैज टाइम एंड अगेन प्रूव्ड टू बी अ न्यूट्रल कंट्री, राइट. सो इट कैन एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन P2 एंड P3. इंडिया कैन एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द ग्लोबल नॉर्थ एंड द ग्लोबल साउथ, बिटवीन द डेवलप्ड वर्ल्ड एंड द डेवलपिंग वर्ल्ड, एज इट ऑलवेज टेक्स प्रिंसिपल्ड स्टैंड्स. थर्ड वर्ल्ड के तो लीडर हमने अपने आप को प्रूव किया ही है. वी आर द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ एंड the emerging leader, Vishwa Guru, right? PM Modi has said that India is not merely a deserving case. India has a fundamental right to the position. Now it is no more about whether we are deserving or not deserving. It has been well established that India has a right to be at the permanent seat of UNSC. What is the solution? सॉल्यूशन ये है कि जो पावर इम्बैलेंस है उसको एड्रेस कीजिए, डेमोक्रेटाइजेशन करिए यूएनएससी की, उसको एक्सपेंड करिए. सब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड शुड गेट रिप्रेजेंटेड. देयर शुड बी रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम अफ्रीका, देयर शुड बी इंडिया प्रेजेंट, इंडिया, ब्राजील, जर्मनी, जापान. वी आर a part of G4. We deserve a place at UNSC's permanent membership. Equitable representation हो, and India made a push for UNSC reforms, hosting a meeting of two separate groupings. एक तो G4 तो है, ये चारों countries हैं. इसके अलावा एक और ग्रुप है L69, जिसमें there are other developing countries from let's say the Latin America and Africa as well as Asia. So India is a part of that grouping also. सिक्योरिटी काउंसिल शुड बेटर रिफ्लेक्ट ऑन द करंट ग्लोबल रियलिटीज़. पुराने टाइम से हटकर आज की रियलिटीज़ दिखानी चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा जोग्राफिकल डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए. जितना डेमोक्रेटिक और रिप्रेजेंटेटिव सिक्योरिटी काउंसिल बनेगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी. इट विल बी बेटर इक्विप्ड टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस. जब जब हम देखते हैं कि कोई ग्लोबल चैलेंज आता है और यूएनएससी अपना रोल नहीं निभा पाता है, तो उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि इट हैज़ नॉट एक्सेप्टेड द रिफॉर्म. Once it reforms itself, it expands itself, it becomes more democratic, more representative, it would be better equipped to deal with such challenges. So what we need a UN council that is more reflective of the contemporary geopolitical realities. अब ये आपका कीवर्ड बन जाएगा यहाँ पे, contemporary geopolitical realities दिखाए. more representative council हो, ज़्यादा democratic हो, inclusive हो, participatory decision making हो, and with a membership that includes regional powers will be more capable. So this would make UNSC more effective. Not just we are talking about giving representation to India and other countries, but we are also concerned about making UNSC, such a powerful body, more effective. So how will it become more effective? By being more representative, inclusive, democratic, participatory. Now we'll go through some statements which have been made in this regard. Gareth Evans says that no other body embodies as many dreams yet so many frustrations. इतने सपने भी दिखाए और इतनी frustrations भी देता है. Who? United Nations. Okay. Shashi, now this is a bit discouraging statement. ठीक है, there are so many frustrations. It was meant to fulfill our dreams, but rather it has given us frustrations. Shashi Tharoor says that grounds for pessimism are undeniable. तो ये जो बात कह रहे हैं Gareth Evans, it is a correct thing. There are grounds for pessimism. We have been frustrated. Yet UN should not be written off, right? UN is a mirror of society. It is not UN's failure. It is our failure if we are not able to reform UN. UNSC reforms, Ban Ki-moon says that UNSC reforms being debated since 2 decades is too long overdue and the necessary expansion must be made as the world has changed a lot. So he speaks for UNSC and UN reforms. Kofi Annan says that UN as a tool of international cooperation and multilateralism, it is crucial for maintaining global stability and finding solution to shared challenges. और जब shared challenges हैं तो shared responsibility, shared representation भी होना चाहिए. Zafred Isaac says that UN is the most important political innovation. It is a political invention and it is the best bargain on planet, which means that we should move towards making UN more representative, inclusive, democratic, right? Now,
we have arrived at the question for today. So we have completed the entire topic. Now the question is, does the current structure of UN, including the Security Council, reflect the geopolitical realities of 21st century? So this is your first part of the question. Second part is, what reforms are necessary to make it more representative, effective, responsive to the global challenges faced today? Which means you should be mentioning the global challenges that the world is facing, and how can why the reforms are necessary, and what reforms are necessary to face those challenges. So this question is divided into two parts. I would recommend you all to write this answer and to send us on Telegram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड फॉर अ लिमिटेड टाइम वी आर ऑफरिंग फ्री इवैल्यूएशन ऑफ योर आंसर्स. सो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड राइट दिस आंसर. ये टॉपिक आपका कंप्लीट तभी होगा व्हेन यू राइट दिस आंसर. स्टे ट्यून टू प्लेटोनिक. थैंक यू.